नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। क्या वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों को भड़काने, उकसाने और डराने का काम धड़ल्ले से जारी है? सवाल यह भी है कि क्या अगर वक्फ बिल कानून बन गया तो मजहब खतरे में पड़ जाएगा? यह सवाल इसीलिए क्योंकि जमीयत चीफ मौलाना अरशद मदनी, इनकी बात की जा रही है। मौलाना अरशद मदनी ने ऐसी भड़काऊ बयानबाजी की। वक्फ बिल के विरोध में मौलाना मदनी कह रहे हैं कि मुल्क को मुसलमानों के लिए जहन्नुम बना दिया गया है, जहन्नुम बना दिया गया। जमीयत और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड दोनों मुसलमानों को डरा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि अगर वक्फ बिल कानून बन गया तो मस्जिद, मदरसे, ईदगाह सब छीन लिए जाएंगे। सवाल है, क्या वक्फ बिल के नाम पर नफरत और झूठ फैलाया जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए तो उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? वक्फ संशोधन बिल पर हंगामा जारी है। एक तरफ जेपीसी में बिल को लेकर सभी पक्ष अपना तर्क रख रहे हैं, तो दूसरी तरफ भड़काऊ भाईजान वक्फ बिल के विरोध के बहाने मुसलमानों को भड़काने, उकसाने और डराने का काम कर रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद ने इसी बहाने दिल्ली में एक जलसा किया। जलसे में जमीयत चीफ अरशद मदनी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर आग उगली, साथ ही मुसलमानों को भड़काने का काम भी किया। मौलाना मदनी ने वक्फ बिल के विरोध में यहाँ तक कह दिया कि मुसलमानों की जमीन हड़पने के लिए बिल लाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मौलाना मदनी ने कहा कि मुल्क को मुसलमानों के लिए जहन्नुम बनाया जा रहा है। औकाफ को हड़पना चाहते हैं। हमारी मस्जिदें इसी दिल्ली के अंदर 400-400, 500 साल की मस्जिदें हैं, जिसमें जमीयत उलमा का दफ्तर बना हुआ है। अब्दुल नबी अकबर के जमाने की मस्जिद है। और कितनी मस्जिदें जिनके पास औकाफ, अल्लाह अकबर, लाखों करोड़ के औकाफ हैं। जौनपुर में जाकर के देखो कैसी मस्जिदें हैं, दिल्ली के कुर्ब जवार में देखो कितनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। हिंदुस्तान का वो तबका जो इन मसाजिद के औकाफ को हड़प करना चाहता है, कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है, वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो। जमीयत चीफ मौलाना मदनी ने भड़काया तो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों को डर दिखाया और आरोप लगाया कि वक्फ बिल कानून बन गया तो मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान सब मुसलमानों से छिन जाएंगे। अब जो वक्फ का कानून, वक्फ में जो तरमीम की कोशिश की जा रही है, याद रखिए ये बहुत ही खतरनाक तरमीम है। खुदा न खास्ता अगर ये कानून बन गया तो हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारी ईदगाहें, हमारे कब्रिस्तान, हमारे शिया भाइयों के इमामबारे, दरगाहें, ये सब के सब इनका वजूद खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए ये बड़ी अहम लड़ाई है और पूरी कुव्वत के साथ हमें इस लड़ाई को लड़ना है। वक्फ बिल को लेकर भड़काऊ बयानबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर करारा हमला बोला है और आरोप लगाया कि कांग्रेस टूल किट के जरिए देश में गृह युद्ध कराना चाहती है। देश में जब बांग्लादेश की घटना घटी थी, हिंदुओं पे अत्याचार हुए थे, उस समय कांग्रेस के नेताओं ने कहा था, सलमान खुर्शीद ने कहा था और भी कई नेताओं ने कहा था कि भारत में भी बांग्लादेश की तरह होगा। मुझे लगता है वक्फ बोर्ड के नाम पर ये भारत में राहुल गांधी गृह युद्ध करवाना चाहते हैं और गृह युद्ध करवाने के लिए नए नए टूल किट बना रहे हैं।
और ये लेकिन ध्यान रखें, ये कांग्रेस के कुकृत्य राहुल गांधी का ये सपना पूरा नहीं होगा। वक्फ बिल पर आरोप प्रत्यारोप के बीच जेपीसी में सभी पक्ष अपना तर्क रख रहे हैं। आज जमात इस्लामी हिंद का डेलीगेशन भी जेपीसी की बैठक में अपना पक्ष रखेगा। लेकिन सवाल है कि क्या वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों को भड़काने के लिए झूठा नैरेटिव फैलाया जा रहा है? क्या वक्फ बिल के नाम पर सियासत की जा रही है और मुसलमानों को भड़काने और उकसाने का काम किया जा रहा है? सवाल ये भी है कि अगर वक्फ बोर्ड को बेहतर बनाने की बात सरकार कर रही है तो फिर झूठा नैरेटिव फैलाकर इसका विरोध क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। देखिए, रिपोर्ट आपने देख ली। मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे आपसे उनको मिलवाते हैं। हमारे साथ में आज इस चर्चा में विष्णु शंकर जैन साहब जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो जुड़े हुए हैं। विजय शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्मगुरु जुड़े हुए हैं। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस की तरफ से हैं। तारिक खान भाई हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब इस्लामिक स्कॉलर जुड़े हुए हैं और दानिश कुरैशी जी AIMIM के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजहरी साहब, देखिए, चर्चा की जाए तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक नैरेटिव थोप देना और ये कहना बार बार कि मुसलमानों के लिए जहन्नुम बना दिया गया है, छीन लिया जाएगा, सब कुछ छीन लिया जाएगा, सब कुछ बर्बाद कर दिया जाएगा अगर ये आ गया तो, ऐसा नैरेटिव क्यों? अच्छा, जो अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की बात करते हैं वो क्या है? महाभारत की धमकी देते हैं वो क्या है? जो लोग मस्जिदों में घुस करके मारने की धमकी दे रहे हैं वो क्या है? मतलब उन्होंने अगर ये बात कह दी तो वो हो गए भड़काऊ हो गए। असदुद्दीन ओवैसी बोले तो भड़काऊ हो गए। मुसलमान कोई बयान दे तो वो भड़काऊ है। और जो इन लोगों की तरफ से बयानात आ रहे हैं, जो अभी जो गिरिराज सिंह जी बोल रहे थे, ये रोज मुसलमानों को धमकियां दे रहे हैं, हिंदू समाज को मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। ये क्या है? मतलब मौलाना अरशद मदनी नहीं बोले हैं, महमूद मदनी बोले हैं, असदुद्दीन ओवैसी बोले हैं, मौलाना तौकीर रजा बोले, तो सब भड़काऊ भाईजान हो गए। मुसलमान की आवाज निकलना भड़काना हो गया। और ये लोग जब बोलते हैं तो इनके लबों से फूल डरते हैं क्या? आप ये साबित करेंगे क्या? मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं, क्योंकि आप तर्कों के साथ बात करते हैं, तो अजहरी साहब मुझे ये लगा था कि आप इसमें थोड़ा सा फैक्ट अपनी तरफ से रखेंगे कि क्यों, किस बिना पर ये कहा जा रहा है कि आपकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, आपके मदरसे बंद करवा दिए जाएंगे। ये क्यों कहा जा रहा है? मतलब आप आम मुसलमान को, जो अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहा है, जो अपनी मेहनत कर रहा है, उसके दिमाग में बस ये चीज डाल दिया गया कि भाई भारत में आपके लिए कोई जगह ही नहीं है, माहौल बिल्कुल खराब कर दिया गया, भारत में आपके लिए कुछ नहीं है, जहन्नुम है भारत आपके लिए। ये तो गलत है ना? कोई शक है इसमें क्या? हाँ? मुसलमानों को कोई शक है इसमें? मुसलमानों को भारत जहन्नुम बन गया मुसलमानों के लिए, आपके लिए जहन्नुम बन गया है। बेकसूर मुसलमानों को जेलों में भेजा जा रहा है। क्या है? बेकसूर मुसलमानों को जेलों में भेजा जा रहा है? मुझे ये बताइए, आप जेल में हैं? आप जेल में हैं? बोलने वाला मुसलमान है, आप जेल में हैं? आप जेल में हैं? कहाँ हैं आप घर में बैठे हैं? जेल में हैं? झूठे मुकदमे, फर्जी मुकदमे, जेल में हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं कि आप बिल्कुल मुसलमानों के लिए जहन्नुम बना दिया गया? मुसलमान बोल रहा है, जो मुसलमान बोल रहा है वो जेल में जाने की कगार पे है। कहाँ है आप? डाटा उठाइए, आप देखिए चैनल पर बैठ करके आप ये सारी जानकारियां भी रखा करें, क्या हो रहा है देश में। नहीं तो देश में जो हो रहा है उसी को लेकर, इसीलिए तो देखिए, सबसे पहले आपके पास आया, आपको मैंने वक्त दिया और मैं चाहता हूं कि बिना रोक टोक, सुनिए ना, सुनिए अजहरी साहब, मैं चाहता हूं बिना रोक टोक सबकी बात हो, लेकिन आप बोल रहे हैं कि अगर कोई बोलता है तो उसको सीधे जेल में डाल दिया जाता है। आप ये कैसा गलत नैरेटिव बोल? अरे नहीं, नैरेटिव नहीं है ये सच्ची बात है, दिख रहा है। अगर कोई गलत करे तो उस पर कार्रवाई ना हो। जुल्म हो रहे हैं, अगर वो मुसलमान है तो वो पीड़ित है। अब उसकी हमारी कौम पे जुल्म हो रहा है और हम उसके दिफा के लिए भी बोल रहे हैं, तो हम पे आफत है। हमने 13,000 मदरसे जो अवैध घोषित किए उसके बारे में बोला, साहब हम पे मुकदमा हो गया। हम जैसे पता नहीं कितने लोग जेलों में। चलिए ठीक है, मैं बात क्या ये, मैं रुकिए, अब मैं सबसे बात करता हूं। आपने जो इतने सारे सवाल उठाए वो सारे मुद्दों पर हम बात करते हैं। विष्णु शंकर जैन जी भी जुड़ चुके हैं। विष्णु शंकर जैन जी, बात यहां पर की जा रही है कि क्यों ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है। अगर वक्फ में संशोधन किया जा रहा है या फिर कुछ लाया जा रहा है तो उस पर चर्चा हो,
लेकिन मुसलमानों को लाइन से बिठा के अगर ये कह दिया जाएगा कि आपके लिए जहन्नुम बन गया है देश, आपके लिए कुछ नहीं बचा है, आप अगर बोलेंगे तो जेलों में डाल दिया जाएगा, सारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मदरसे बंद कर दिए जाएंगे, मुसलमानों को बर्बाद कर दिया जाएगा, तो ये क्यों कहा जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, ये सारी चीजें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि जो मूल मुद्दा है उससे ध्यान भटकाया जा सके। मूल मुद्दा क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। यहाँ पे सारी बात ये हो रही है कि वक्फ एक्ट का जो सेक्शन 40 है वो ये कहता है, असीमित अधिकार देता है कि वक्फ बोर्ड चाहे किसी, और जो मैं नहीं कह रहा हूँ, आप किसी भी जो चैनल पे पैनलिस्ट बैठे हैं उनसे कहिए सेक्शन 40 पढ़ के सुना दे कि किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है अगर उनको ऐसा लगता है तो। ये एक्ट की वर्डिंग है। सेक्शन 4, 5, 6 बहुत ड्रैकोनियन है। वक्फ के लोगों को पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया 101 में, उसका जो खर्चा है वो राज्य सरकार वहन करती है। ऐसी बहुत सारी अनियमितताएं हैं वक्फ एक्ट 1995 में। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी हमारे जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ऑनरेबल जज है उन्होंने भी यही बात कही है कि वक्फ जिस पे हाथ रख देता है वो वक्फ की संपत्ति हो जाती है। तो ये कानून जो है ये असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 14, 15, आर्टिकल 27 का वायलेशन है, ये बात हो रही है। और अभी जेपीसी के सामने ऐसे कितने मामले आए हैं जहां पे वक्फ बोर्ड की जो अनियमितताएं हैं, जो उन्होंने वक्फ बोर्ड अपनी पावर्स का दुरुपयोग किया, वो सारी बातें सामने आ रही है। अब ये चीज सामने ना आए इसके लिए क्या हो रहा है, जेपीसी में वॉकआउट किया जा रहा है कि भाई आपकी बात ना सुनी जाए। जो वकील लोग आए थे, मैं और मेरे पिताजी और बाकी लोग लीगल टीम गई थी, उनको सुना ही नहीं किया। 9 मेंबर्स ने वॉकआउट कर दिया हमारे प्रेजेंटेशन से पहले। और भी लोग जो वक्फ के बारे में बात करना चाहते हैं, जो कोर मुद्दा है, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है, उसको आप डिस्ट्रॉय कर। कोर मुद्दे की बात कर रहा हूं, थोड़ी देर और रुकिएगा प्लीज, सभी मेहमान प्लीज थोड़ा सा वक्त और दीजिएगा। अजहरी साहब, यही बात थी, मैंने आपसे पूछा था कि क्या तर्क है जो मुसलमानों को ये बात कही जा रही है, लेकिन आपने सीधे यही कहा कि हमसे सब कुछ छीना जा रहा है, माहौल अच्छा नहीं है। मैंने इसीलिए तो बात करी थी कि अगर आपके मन में कोई दिक्कत है वक्फ को लेकर, आप वो बात कीजिए। विष्णु शंकर जैन हो या उनके वालिद साहब हो, इन लोगों का एक सूत्रीय कार्यक्रम है। मुसलमानों की जमीनों पर, मुसलमानों की इबादतगाहों पर नजरें गड़ाए हुए बैठे हैं। ये सीधे तरीके से मुसलमानों को नापैद करना चाहते हैं। कौन नहीं जानता, पूरा देश जानता है। फिर आपने वही बात कही, समाज जानता है। फिर आपने वही बात कही। सच्ची बात बोल रहे हैं। नहीं, आपने कहा कि मुस्लिम है इसलिए परेशान किया जा रहा है। हमारी बातें नैरेटिव सेट करना लगेंगी। आप कहते रहिए, हम वही बोलेंगे जो सही, जो बात सही होगी। लेकिन अजहरी साहब मेरे को बताइए तो, सुनिए ना, अगर किसी सरकारी संपत्ति को वक्फ नहीं बताया जा सकेगा, अगर ये बात कही जा रही है, अगर वक्फ कमिश्नर को नियुक्त करने की बात की जा रही है, तो इसमें आप लोगों को दिक्कत है? जैसा हमने पहले से आपसे कह रखा है कि वक्फ बोर्ड जो है वो आज से नहीं, जब से वक्फ बोर्ड वजूद में आया है वो सरकार के मातहत है, सरकारों के मातहत रहा है। और सरकारें ही चेयरमैन बनाती है अपने चापलूसों को। पहले भी आपके चैनल पे हमने कहा है, वक्फ बोर्ड की ही देन है कि आज बाबरी मस्जिद हमारे हाथ में नहीं है। वक्फ बोर्ड की ही देन है कि आज वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अगर सरकार के मातहत ना अगर होता, उसको खौफ ना अगर होता उत्तर प्रदेश का चेयरमैन, तो बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से नहीं जाती। बहुत सारी बातें जो आपके चैनल पर मैं कह सकता हूं, लेकिन ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो अरशद मदनी कह रहे हैं वो बात सही है। विष्णु जी प्लीज बताइएगा, क्योंकि जब इस तरह से आयोजन किए जाते हैं जहां पर जो वरिष्ठ जो मौलाना होते हैं, ये सब लोग आते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष आते हैं और ये कहते हैं कि अब तो सब कुछ बर्बाद कर दिया जाएगा, तो अब समाधान कैसे निकलेगा? ये वक्फ वाले मामले पर एक रवैया तो अडिग है, तो समाधान क्या है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, समाधान ये है कि जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अपने प्रपोजल्स पार्लियामेंट को देगी, दोनों हाउसेस को देगी, उसके आधार पे लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज की जाएगी। मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ, यहाँ पे सारे पैनलिस्ट को बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे पहला वक्फ एक्ट 1913 में आया था और उसके बाद जो सेकंड वक्फ एक्ट आया था 1923 का आया था। अब यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, मेरे सब सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, सम्मानीय हैं, इनसे जरा पूछ लीजिए 1923 का वक्फ एक्ट और वक्फ एक्ट 1995 का जरा कंपेयर कर ले। 1923 का वक्फ एक्ट सिर्फ और सिर्फ ये था कि जो व्यक्ति वक्फ, देखिए यहाँ पे मैं आपको मुद्दा समझाना चाहता हूँ, कोई वक्फ के खिलाफ नहीं है। अगर कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति अपने जीवन में सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति अर्जित करता है, उसको अल्लाह को डोनेट करना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं। पर जहां पे आप सरकारी संपत्ति, गैर मुसलमानों की संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर रहे हैं, वहां पे प्रॉब्लम है, वहां पे हमारा विरोध है। और जस्टिस गुलाम मोहम्मद का जजमेंट है 2008 का, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का आंकड़ा है, पैराग्राफ
30 में उन्होंने लिखा है कि डिफेंस और रेलवे के बाद वक्फ की हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंड हो गई है, जो 2008 के आंकड़े हैं, आज और ज्यादा है। वक्फ अगर आप वैलिड कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट क्या है, 1923 का वक्फ एक्ट जो है वो बना हुआ था इस पर्पज से कि अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति दर्ज कराना चाहता है तो डिस्ट्रिक्ट जज सामने अपनी संपत्ति दर्ज कराएगा। इतना ही था प्रोविजन। अच्छा, इतना ही प्रोविजन था, और उसको बढ़ाते 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 सरकारों ने इतने सारे असीमित अधिकार दे दिए हैं कि इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। अच्छा। आज 12 लाख एकड़ के करीब जमीन चली गई है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। तमिलनाडु के मंदिर का आपने उदाहरण देखा ही, ताजमहल का आपने उदाहरण देखा ही, सूरत के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का उदाहरण देखा, कर्नाटक का भी आपने उदाहरण देखा है, बिहार का उदाहरण देखा है। हजारों उदाहरण इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लॉ में एक बात कही जाती है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अगर आप किसी को असीमित अधिकार देंगे तो उसका दुरुपयोग होगा। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, दानिश भाई, ये बात बताइए, जब असीमित अधिकार मिले, जब ये फैक्ट की बात चल रही थी तो आपको हंसी आ रही थी, तो उसके पीछे की मैं वजह जानना चाहता हूं, प्लीज बताइए। बिल्कुल, मैं वजह भाई बताऊं आपको। दरअसल दिक्कत क्या है कि हिमांशु जी, आपने बात कही कि आप वक्फ के पक्ष में बात करने के लिए विष्णु शंकर जैन से, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि आप जिनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले एक बात समझिए, पैनल में बैठे तमाम लोग, अगर कोई भी व्यक्ति बाय रिलीजन अगर वो मुसलमान है तो वक्फ की मुखालिफत करना उसका जमहूरी अधिकार है। कोई एक मुखालिफत जो कर रहा है, मैं व्यक्तिगत किसी पैनलिस्ट की नहीं कर रहा हूं, लड़ाई जो है सरकार के और मुसलमानों के बीच में। अगर किसी को ऐसा लगता है कि कुछ इसमें असमित दिया जा रहा है तो वो जाके सरकार में अपना पक्ष रखे। रह गई बात दानिश जी, लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे भी है ना जो कहते हैं कि वक्फ में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, वक्फ की वजह से उनको और उनकी संपत्तियों को भी दिक्कत हुई है। बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, तो कुछ मुसलमान नहीं, इस देश में बहुत सारे नागरिक ऐसे हैं, करोड़ों और लाखों केसेस जो हैं कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। तो क्या अदालतें बंद कर दी जाएं कि भाई इस तरीके के केस की, क्या फ्रॉड के प्रॉपर्टी के फ्रॉड के और मामले क्या अदालतों में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं है, लोकल लेवल के कोर्ट्स में नहीं है, कहाँ नहीं है? देखिए, अदालत में जाना और न्याय मांगना, अदालत में सुनवाई दोनों पक्षों की होती है, समान अधिकार दिया जाता है, क्या वक्फ में ऐसा है? अच्छा, हाँ बिल्कुल है। आपके पास अज्ञानता है तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे ये बताइए। मैं आपको गुजरात की बात कर रहा हूं, कम से कम 100 से ज्यादा लोगों को तो मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, जिसमें वो गैर हिंदू हैं और पक्षधर जो है वो वक्फ के मुसलमान है, और दोनों पार्टियां लड़ रही हैं। बताइए, फैसला आएगा, अपने तरीके से फैसला आएगा। और इन्होंने जो बात कही, सूरत की बात कही, और उनको ये भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये जो पाटन परिभाष था जहां सोमनाथ का मंदिर है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये भूल गए वो। तो इनका दिक्कत क्या है कि इनका प्रॉब्लम ये है। और दूसरे नंबर की बात सबसे बड़ी हंसी इसलिए आई क्योंकि आपने हिमांशु जी ये कहा कि आप बात करिए। अरे ये क्या बात करेंगे? दरअसल ये तो देश में फितना फैलाने के लिए, और मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वर्तमान जो सरकार है वो प्रोपेगेट करके ये सारा वो कर रही है। क्योंकि देखिए, संघ के प्रमुख जो है वो ये कहते हैं कि हर मंदिर में आप शिवलिंग मत खोजिए, उसके बावजूद भी विष्णु शंकर जैन जी अगर कहीं पर कोई मुद्दे पर अगर अपनी बात रखते हैं तो ये सरकार के कहने पर रखते हैं। हाँ बिल्कुल, उसमें कोई सवाल नहीं है, उसमें कोई सवाल नहीं। तो बहुत पहले से इश्यू उठा रहे हैं सर, बहुत पहले से हम ये इश्यू उठा रहे हैं। आपने चला अगर आपकी अज्ञानता है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सुनिए, देखिए, हम तो एक लीगल प्रपोजिशन रख रहे हैं आपके सामने। अगर हम तो आपके सामने एक लीगल प्रपोजिशन रख रहे हैं। विष्णु जी मैं अपनी बात खत्म कर लिया। देखिए, दूसरे नंबर की बात आकर ये खड़ी है कि कल की बात आई जमीयत उलमा हिंद की, बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कहा उस पर, और दूसरे तमाम उलमा जो हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उन तमाम लोगों की। मुझे ये बताइए, क्या उन्होंने कल जो प्रोग्राम किया क्या वो गैर जमहूरी प्रोग्राम था? उसके बाद इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाने का क्या मतलब है हिमांशु, मुझे ये बताइए। इस देश में कानून व्यवस्था है और कानून व्यवस्था के साथ का कल प्रोग्राम हुआ, उसके बावजूद अगर कोई नैरेटिव बनाने की बात कर रहा है तो ये देश विरोधी है। क्योंकि हमें जमहूरी अधिकार है, जिस तरह विष्णु शंकर जैन को, इस तरह दानिश कुरैशी को भी रहा है ना। अगर वो अपनी बात रख सकते हैं तो दानिश कुरैशी भी अपनी बात रख सकता है। और कानून के दायरे में रहकर अगर कल जमीयत उलमा हिंद में सैफुल्लाह रहमानी साहब ने या बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब ने बात कही है, उसको नहीं, आप बात करिए, मुझे इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप एकजुट रहें, आप अपनी बात रखें, लेकिन अगर बार बार ये बताएं मुसलमानों को कि आपसे सब कुछ छीन लिया जाएगा, आपको बर्बाद कर दिया जाएगा, ये देश आपके लिए जहन्नुम है, ये देश आपके लिए जहन्नुम है, तो ये बहुत गलत है।
सामने। इस देश ने सबको बराबरी से प्यार दिया है, बराबरी से अधिकार दिया है। जजमेंट है आपके सामने, बाबरी मस्जिद जजमेंट है आपके सामने। अब फिर वही बाबरी मस्जिद पर, फिर वही बाबरी मस्जिद पर। बाबरी मस्जिद हो गया अतीत, अतीत हो गया, अतीत हो गया। अब कहां पर उस पर अभी तक लगे हुए हैं? अरे जो 500 साल तक कहां पर अभी तक लगे हुए हैं? 5 साल में हम भूल जाएंगे। नहीं, 500 साल आप नहीं भूले तो 5 साल में हम भूल जाएंगे। अच्छा, तक नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह। तो मतलब उसी की वजह से बार बार मुसलमानों को ये कहा जा रहा है ये देश आपके लिए जहन्नुम हो गया। तो बोल दीजिए ना, वो टीस है, वो दर्द है, वो टीस, वो दर्द, और इसीलिए मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। बिल्कुल दर्द है, मुसलमानों की मस्जिदों को निशाना बनाना दर्द है। हाँ, और इसीलिए मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। सीधे बोलिए, ये नफरती प्रोपेगेंडा इसीलिए चलाया जा रहा है। हम जबूरी तरीके से पुरजोर मुखालिफत। विजय शर्मा जी, विजय शर्मा जी, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और विजय जी, ये कहा जा रहा है कि विष्णु शंकर जी हो या फिर कहीं पर भी कुछ भी मुसलमानों से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो तो वहां पर सरकार की तरफ से ये कराया जा रहा है। ये सबके पीछे सरकार जिम्मेदार है। हिमांशु जी, ये वही लोग हैं जो जिनकी जहरीली सोच है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीएए का विरोध किया था। अब आप मुझे बताइए, किस मुस्लिम की जो है नागरिकता छिन गई? किस तरह से केजरीवाल जी कहते थे लाखों आ जाएंगे आप चुप रहिए जरा, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि बीच में ना बोले। आपको शांति से सुना था ना मैंने, तो इस तरह का व्यवहार मत कीजिए। आप एक शांति, एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हैं, आप सुनिए बात। जी, अब आप मुझे बताइए, अगर सरकार अच्छी मंशा से कोई संशोधन करना चाहती है तो इनके पेट में दर्द कैसे है? अभी तो कोई फाइनल ड्राफ्ट आया ही नहीं, संसद के पटल पे कुछ रखा ही नहीं, इन्होंने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। तो इनसे पता लगता है। मेरा सवाल आप समझ ही नहीं रहे। मेरा सवाल सीधे ये था, देखिए मैं आपकी बात प्लीज कंप्लीट होने दूंगा विजय जी। इन्होंने कहा कि आप अच्छे मंशा से कुछ कर ही नहीं सकते मुसलमानों के लिए। लाइन से ये कहा जा रहा है कि अच्छी मंशा आपकी मुसलमानों के लिए हो ही नहीं सकती सरकार की। आप मुझे बताइए, ट्रिपल तलाक जो है वो कौन सी मंशा से था? आप मुझे बताइए, ट्रिपल तलाक कौन सी मंशा से था? बताइए, पूछिए इनसे जरा। तो आप देखिए वहां किस तरह से औरतों को रखा गया जाए। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब सुनिए, आप सुनिए, जो आप रोना रो रहे थे ना बाबरी मस्जिद का, आपने तो ज्यादा इस्लाम पढ़ा होगा। मैं तो ना, रुचि है मेरी, मैं सम्मान करता हूँ सारे धर्मों का। कहाँ है इस्लाम में, कहाँ लिखा है कि आप कब्जा करके आप वहां पे बनाइए मस्जिद बनाइए? कहीं नहीं लिखा हुआ। आप किस तरह से हज में सब्सिडी लेते थे, कहाँ लिखा हुआ है? आप बताइए मुझे। तो आप मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे ही रहेंगे। हिमांशु जी मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पे सुनिए। किस तरह से जहरीली सोच, किस तरह से मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। कल किस तरह से वो देश विरोधी भाषा है, वो संविधान विरोधी है। और ये जो वक्फ बोर्ड का जो है, ये आप मुझे बताइए कौन से मुस्लिम कंट्री में इस तरह की पावर जो है वक्फ के पास है? बताइए आप मुझे, एक कंट्री का नाम बताइए। आप रनिंग कमेंट्री बताइए दानिश जी, बताइए दानिश जी। बोलिए तुरंत दानिश जी का ऊपर ऑडियो। दानिश जी बोलिए। देखिए, दरअसल दिक्कत क्या है, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो नागपुर से जो व्हाट्सएप आता है ना, उसी के ऊपर जिंदगी बसर करती है। उनको ये नहीं पता कि निगरान। अरे आप सुन लीजिए, अरे शर्मा जी सुन लीजिए। बोलिए। अरे सुन तो लीजिए शर्मा जी, 1 मिनट सुनिए। अरे आप सुन लीजिए। देखिए मैं आपको बताऊं, अरे सुनिए मैं आपको बताऊं। शर्मा जी सुन लीजिए, आजादी की बात छोड़िए। ये जो दोपहर की 1 बजे की डिबेट होती है, इसमें सभी की आवाज रखी जाती है, लेकिन शांति के साथ। ऐसी बात है, आजादी, अरे अंग्रेजों की पगार पाने वाले बात करेंगे। आप बीच में बोले जा रहे हैं, लगातार बोले जा रहे हैं। अरे आप इंटरप्ट कर रहे हैं। शर्मा जी, नहीं आपने पूछा ना किस देश में इतने ज्यादा अधिकार दिए गए, उस पर बात। सुनिए मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। सुनिए मैं आपको जवाब, देखिए प्रॉपर्टी दे जाती है। ठीक है, हाँ, जो आपने पूछा उसी का जवाब ले रहे हैं कि जितने अधिकार वक्फ को भारत में दिए गए हैं, क्या उतने कहीं और हैं? हाँ, उससे भी ज्यादा है। सुनिए मैं आपको बताऊं, देखिए मैं आपको बताऊं, आपने एक जगह का नाम सुना होगा मक्का, आपने एक जगह का नाम सुना होगा मदीना, आपने एक जगह का नाम सुना होगा मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा या मक्का या मदीना जाने का हर मुसलमान को अधिकार है, जबकि मैं वहां का सिटीजन नहीं हूं। उसके बावजूद भी पूछ लीजिए, अजहरी साहब ना मक्का जाके आए होंगे, हम जाके आए होंगे, और बहुत सारे लोग यहाँ पे जाके आए होंगे। तो वो जो हक है ना, वो औकाफ के निजाम के मुताबिक ही हक है। अगर ये इनको समझ में नहीं आता ना, तो ये बेवकूफ बनाने का काम भारत में ना करे। सुनिए, अरे इंटरप्ट मत करिए, अरे इंटरप्ट मत करिए, हम इंटरप्ट मत करिए।
शर्मा जी इंटरप्ट करिए, इंटरप्ट करिए, ओके, एक मिनट तारिक भाई, तारिक भाई, क्या आप भी, तारिक भाई आपका भी यही मानना है कि मुस्लिमों की जमीन हड़पने की कोशिश है ये संशोधन? बिल्कुल। देखिए तारिक भाई, एक टेक्निकल मामला है और मामला जेपीसी में भी है। दो मेहमानों के पास गया भी नहीं हूं, जल्दी जल्दी आ रहा है सबके पास। मामला जेसीपी में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी है और मामला कोर्ट्स में भी जाएगा या नहीं जाएगा, इसका फैसला, ये टेक्निकल मामला है। जैसे बाबरी मस्जिद भी कोर्ट में गया, उसका हल निकला, ऐसे ही हम ये सीधी सी बात कर रहे हैं कि आपने कहा कि जमीनें बहुत ज्यादा, तो ऐसे तो कैलकुलेट करना चाहिए कि हिंदू बोर्ड के पास कितनी ज्यादा जमीनें हैं, कितनी जमीनें हैं। 140 लाख करोड़ एवरेज निकल के आता है जो हिंदू बोर्ड्स के पास जमीनें हैं। तो उस हिसाब से तो 9 लाख एकड़ बहुत कम हुआ। तो उस हिसाब से उनकी जितनी आबादी है उस हिसाब से उनके पास जमीन है। जब कैलकुलेशन हो तो सब हो। अब दूसरा पॉइंट, आप एक बोर्ड की क्यों नहीं बात करते जिससे सारे धर्मों का एक तरीके से संचालन हो, एक कानून बनाने की? आप वन नेशन वन इलेक्शन की तो बात करते हैं, आप धर्मों को निर्धारण करने के लिए एक नियम का क्यों नहीं आप उसको एडवोकेट कर रहे हैं? जीरो एडवोकेशन है, बनाइए एक नियम सबके लिए। जब एक नियम बनेगा तो अगर उधर से हिंदू मुसलमान बोर्ड में आएंगे तो इधर से मुसलमान ट्रस्ट में भी जाएंगे, क्रिश्चियन भी ट्रस्ट में जाएंगे, सभी लोग जाएंगे। पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया, बहुत छोटे से खत्म कर रहा हूं, वक्फ बोर्ड के लोगों को पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया। 4 लाख से ज्यादा बोर्ड्स को कंट्रोल सरकार करती है। उन हिंदू बोर्डों को, उन हिंदू मंदिरों को जो सरकार कंट्रोल करती है, उसमें जो लोग एम्प्लॉय होते हैं वो भी तो पब्लिक सर्वेंट होते हैं। आप इस तरीके से पार्शियलिटी की बात कैसे कर सकते हैं नेशनल टेलीविजन? बहुत अच्छी बात आपने की। अब इसका जवाब प्लीज। समानता की बात करिए, एकता की बात करिए, क्या बात करते हैं? वरुण जी, चक्रपाणी जी, स्वामी जी, थोड़ी देर और रुक जाइएगा प्लीज, मैं आ रहा हूं आपके पास। बस 2 सेकंड बोलिए। हाँ। हज सब्सिडी अभी कुछ बोल रहे थे। आंध्रा में 1 लाख रुपए चंद्रबाबू नायडू दे रहे हैं और इनका अंधा सपोर्ट है बीजेपी को। हज पिलग्रिम्स को 1 लाख रुपए दे रहे हैं। ये है इनकी नाटक नौटंकी भाई भारतीय जनता पार्टी की, सुन लीजिए। अच्छा। और अंधा सपोर्ट ऐसे दे रहे हैं कि कुछ भी करो आंध्र प्रदेश। अब इस पर बीजेपी से बात कर लेंगे, लेकिन मेन बात जो आपने कही विष्णु जी, 1 लाख 40 नहीं 1 करोड़ 40 लाख 140 लाख एकड़ जमीन हिंदू बोर्ड्स के पास और 9 लाख एकड़ इधर आपने मुस्लिम का बोला और वन बोर्ड का जिक्र किया कि सभी के लिए वन बोर्ड क्यों नहीं? प्लीज बात करिए। देखिए, मैं हमारा वन ऑफ द प्रेजेंटेशंस और सजेशन ये भी है कि जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट है सारे ट्रस्ट को गवर्न कर रहा है, उसी तरह से वक्फ एक्ट को समाप्त कर दिया जाए और इंडियन ट्रस्ट एक्ट के सारे ट्रस्ट गवर्न हो, सारे ट्रस्ट इंडियन ट्रस्ट एक्ट के प्रोविजन से गवर्न हो। मैं पूछना चाहता हूं तारिक भाई से, इसको क्या ये सहमति देते हैं? इसको मानते हैं? आप बड़े वकील हैं, आप बड़े वकील हैं, आप देश के बड़े वकील। सरकार इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, सर एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला सर, एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 से सारे चीजें गवर्न हो, इस प्रपोजिशन का मैं तो आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ, बिल्कुल आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। इंडियन ट्रस्ट एक्ट से सब गवर्न होना चाहिए, सारे अलग अलग जो कानून है खत्म होने चाहिए। पॉइंट नंबर 1। यही कि बहुत सारे मंदिरों की इतनी सारी जमीनें हैं, मैं कि अगर किसी मंदिर ने या गलत ढंग से कब्जा किया है, मैं आपके साथ लड़ाई लड़ूंगा कि उसको खाली किया जाए, अगर गलत ढंग से अपनी पावर का दुरुपयोग किया। तीसरी बात, यहाँ पे तारिक भाई ने कहा कि हिंदू मंदिर के जितने लोग हैं वो पब्लिक सर्वेंट है। मैं तारिक भाई को बताना चाहता हूं सर, कर्नाटका में जो कर्नाटका एक्ट है 1997 का, वो जरा पढ़ लीजिए। उसमें सरकार के लोग होते हैं जो मंदिर को कंट्रोल करते हैं। कोई पुजारी, पुरोहित, शंकराचार्य, महंत मंदिर को कंट्रोल नहीं कर रहा। 35,000 मंदिर अंडर एक्विजिशन है कर्नाटका में और तमिलनाडु में और अलग अलग राज्यों में। तो जो मंदिर अधिग्रहण हुआ है उसको आप कंपेयर कर रहे हैं वक्फ से, जिसको अपने पूरे संचालन करने का अधिकार है। ये तो एकदम उल्टा कंपैरिजन हो गया। जो कानून हमारे मंदिरों को एक्वायर कर रहा है, हमारे मंदिरों के पुजारी को जवाब दे रहा है, ठीक है। आप बड़े वकील हैं, मैं आपसे 2-3 रिकमेंडेशन चाहता है। मैं 2-3 रिकमेंडेशन चाहता हूं। जो सरकार के कंट्रोल में मंदिर हैं, आप एडवोकेट करिए कि उनको डीरेगुलेट कर दिया जाए। पहली बात, केंद्र में सरकार है ना, आप मोदी जी से आप रिक्वेस्ट करिए यहीं पर, क्यों नहीं तो काम करवाइए। आप बीजेपी से हाथ मिलाए हैं, बीजेपी से। एक सेकंड, स्टेट
मैं ये कह रहा हूँ जहां स्टेट की सरकार है, अरे भाई जहां स्टेट की सरकार है, एंट्री नंबर 28 सेंट्रल सब्जेक्ट है। मथुरा की मंदिर को सरकार कंट्रोल करती है, आप डीरेगुलेट कम से कम यूपी में करा दीजिए जहां बीजेपी की सरकार है, वहां गवर्नमेंट का मंदिर प्राइवेट ट्रस्ट है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। आप गलत बोल रहे हैं सर, विद ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट आप गलत बोल रहे हैं। मथुरा के मंदिर सरकार कंट्रोल नहीं करती है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, मैं गलत बोल रहा हूं बड़े भाई, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं मैं गलत बोल रहा हूं। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उनके समर्थक की सरकार है, जैसे तमिलनाडु एक साउथ का स्टेट है, लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बीजेपी से लड़िए ना, हमसे क्यों लड़ रहे हैं सरकार? आप बीजेपी से यही डिमांड करिए कि कोर्ट में लड़ रहे हैं, मंदिरों पे, हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं मंदिरों के एक्ट्स को मंदिरों पर डीरेगुलेट करवाइए, और मंदिरों में दलित और मंदिरों में दलित पुजारी के अपॉइंटमेंट का कानून बनवाइए। ये दो डिमांड्स है मेरी, दलित और बैकवर्ड पुजारियों की वक्फ पे आपका क्या कानून बनवाइए। वक्फ पर तो बता दीजिए स्टैंड क्या है वक्फ पर। ये हम करेंगे सर, ये हम करेंगे। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया, इसको मानेंगे। आप एक बड़े वकील हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट, अरे वो ठीक है, उन्होंने बोला कि करेंगे, मान रहे हैं, ये अच्छी बात है। देखिए आपकी बात का असर है, लेकिन वक्फ पर क्या है? बिल्कुल वक्फ पे मैं सीधा कह रहा हूं, एक यूनिवर्सल नया कानून बनाया जाए जिससे वही बात तो कह रहा हूं, इस तरीके की संस्थाएं हैं उनको गवर्न करिए, दोनों को करिए। अच्छा एक मिनट, आपकी बात पर क्या सहमत होंगे? आपकी बात पर सहमत होंगे अजहरी साहब? अजहरी साहब सहमत होंगे? बोलिए, पूछिए। ये तो लड़ाई खत्म हो जाए, जो आप तारिक भाई यहाँ पे कह रहे हैं, यही तो हमारी मांग है। बताइए अजहरी साहब सहमत होंगे? लेके तो आइए, हमें पता तो चले कि उसके क्या पैरामीटर्स हैं। अभी तो आप वक्फ को, अरे आप बात ही नहीं कर रहे, आप धमकी दे रहे हैं देश को जलाने की। यहाँ पे क्या मैं जवाब दूं लाइन से आ रहा हूँ। हाँ बोलिए, हाँ अजहरी साहब बोलिए। तारिक भाई ने सुझाव रखा है, ये अलग बात है। लेकिन देश के हालात किस तरफ जा रहे हैं, देश को भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां ले जाना चाहते हैं? बीजेपी पे आ गए, उनके सुझाव पर आइए ना। हाँ, सुझाव उनका आपसी है, वकील साहब का, उनका तारिक भाई का। ये पूरी कौम का सुझाव अरे तो वो भी तो मुसलमान है। इस पर अब बताइए, अब कौम का नहीं है। अब आपने कहा कि सारे मुसलमान प्रताड़ित है, सारे मुसलमान परेशान है, ये मुसलमान नहीं है। प्रताड़ित है मुसलमान, हम तो प्रताड़ित है मुसलमानों को। आप जो अभी वो गृह युद्ध की बातचीत कर रहे थे, माननीय नरेंद्र मोदी, आप वहां मत जाइए। आदत में देश अजहरी साहब की तरफ जा रहा है। अजहरी साहब देखिए, ये होती है खासियत। सुनिए, ये खासियत, ये खूबसूरती होती है इस चर्चा की। ये इस डिबेट में जब बात करते हैं ना, तो सबकी बात होती है। और यहाँ पर अभी आपने कहा कि सब मुसलमान प्रताड़ित परेशान, उन्होंने एक सुझाव दिया, वो आप मान नहीं रहे जी के बारे में बता रहे थे कि वो सनातन बोर्ड लाने की कर रहे हैं बात। जब हिंदू बोर्ड पहले से है तो सनातन बोर्ड की जरूरत क्या? अरे वन बोर्ड, एक कॉमन बोर्ड लाने की बात कही उन्होंने, सनातन बोर्ड कहां से आ गया? स्वामी चक्रपाणी महाराज एक मिनट प्लीज, दो लोग स्वामी चक्रपाणी महाराज, सार्थक डिबेट होनी चाहिए। और यहाँ पे धमकी भरे बयान नहीं देने चाहिए। इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज करनी चाहिए। तारिक भाई ने बहुत अच्छा सजेशन दिया है कि सारे आप पर्सनल मैं तुरंत लौट के आ रहा हूँ, प्लीज रुकिए दानिश जी। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, देखिए इतनी अच्छी चर्चा हुई, समाधान निकला, आपका क्या सुझाव है यहाँ पर? कैसे इस समस्या का समाधान निकल सकता है जहां पर बात ऐसे अड़ी हुई है? स्वामी चक्रपाणी महाराज, देखिए हिमांशु जी हमसे पूछ रहे हैं क्या? हाँ चक्रपाणी महाराज जी, आप हिमांशु जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी हाफिज जी और दानिश जी बैठे हुए हैं। कितना दुर्भाग्य है कि जिस मातृभूमि को हम प्रणाम करते, वंदे मातरम कहते हैं, उस भारत को ये जहन्नुम बोल रहे हैं। अरे भाई, जहन्नुम आपको दिखाई दे रहा है तो आप चले जाओ, 56 देश है। आप बताइए कि जिस देश में, केरल में सबसे पहले हिंदू राजा ने मस्जिद के लिए जमीन दी, आज उसमें लाखों मस्जिदें बन गई और उसको जहन्नुम में बोल रहे हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि जिस मातृभूमि के गद्दार से गद्दार व्यक्ति भी अपनी मातृभूमि को जहन्नुम नहीं बोल सकता। कितनी दुर्भाग्य की बात। आपको माफी मांगना चाहिए। आप ये बात तो मेरे भी दिल पे लगी थी। सवाल इस बात का, आप उस पर डिस्कस करिए। आप कोई नहीं, आपने गलत बोला। हाफिज जी, आपको माफी मांगना चाहिए, ये गलत बात है। आपने देश को हमारे जहन्नुम बोला, आपने हमारे मातृभूमि को जहन्नुम बोला है। ये देश माफ नहीं करेगा आपको। और उसके बाद जहन्नुम बोल करके टीवी पे बैठे। और हिमांशु जी, आपसे भी मुझे आपत्ति है, आप इनको टोक क्यों नहीं रहे? आप इनको देखिए, अगर हमारे मातृभूमि को, हमारे देश को जो जहन्नुम बोल रहा हो, और उसको डिबेट से तुरंत नहीं, स्वामी चक्रपाणी जी, हर कोई अपनी
बात रख सकता है। जब इन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए ये देश जहन्नुम होता जा रहा है, मैंने उसी वक्त आपत्ति जताई थी, मुझे वो सही नहीं लगा। नहीं, देश और मातृभूमि, हिमांशु जी, देश और मातृभूमि को जो जहन्नुम कहेगा उसको देश नहीं सुनना चाहता है। अरे डिबेट करो ना भाई, बात करो ना। आप बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है ना, देश को जन्नत बोल रहे हैं, ठीक है ना। एक मिनट डाउन करिए। लेकिन कहीं पर अगर ये कहा जाए, सुनिए ना, कहीं पर अगर ये कहे कि मुसलमानों के लिए जहन्नुम होता जा रहा है, तो वो बहुत गलत है, समझिए, इसका बहुत गलत असर जाएगा। वरुण जी माफ कीजिएगा, बहुत लेट आया हूं मैं आपके पास, लेकिन वरुण जी ये बताइए, ये सब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी झूठा नैरेटिव फैलाकर विरोध मतलब एक तरह से कर रहे हैं और एक नया ये टूल किट तैयार किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे वरुण जी? जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि। एक मिनट, राहुल गांधी जी गृह युद्ध करवाना चाहते हैं वक्फ के मुद्दे पर, ये कहा गया था हालांकि बीजेपी की तरफ से, लेकिन आपका स्टैंड क्या है इस पर? वक्फ में क्या बेहतर हो सकता है? हिमांशु जी, यहाँ डिबेट करने से, चिल्लपों करने से कुछ होने वाला नहीं है। संसद के अंदर मैटर है, जो पार्लियामेंट पास करेगी वो मैटर क्लियर होगा। यहाँ कुछ भी अपने अपने विचार व्यक्त, मैं कुछ कहूंगा, आप कुछ कहोगे, उससे कुछ होना जाना नहीं। रिप्रेजेंटेशन जो करता है पब्लिक का, वो पार्लियामेंट करता है, तो पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा है। और जो राहुल गांधी की बात करिए, आप देखिए, मैंने एक हरिशंकर जी व्यास, बड़े पत्रकार है, बुजुर्ग नाम लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेते नहीं टीवी पे किसी का, लेकिन उन्होंने एक लेख लिखा था, साल 2 साल होने को आया, लोकतंत्र की जगह मूर्खतंत्र चल रहा है। अब गिरिराज प्रसाद सिंह जी मंत्री है, राहुल गांधी कहां से आ गए वक्फ बोर्ड में? 10 साल बाद जब सरकार मोदी जी की नींद जागी है, वो 4 जून के परिणाम होने के बाद में, और वो क्यों जागी है अब तक किसी की समझ नहीं आ रहा। जमीन कर रहे थे कि मुसलमानों की, कोई कह रहा है किसकी, अरे भाई पूंजीवादी व्यवस्था आ गई, जहां जमीन दिख रही है उसको हड़पने में लग रहे हैं पूंजीवादी तत्व। आप बताइए अयोध्या में कितनी जमीन कहां से गड़बड़ हो गई, कितनी खबरें बहुत क्लियर रहता है। मैं वक्फ पर समझना चाह रहा हूं कि अगर संशोधन किसी बात पर किया जाता है तो क्या ये आपकी नजर में गलत है? देखिए, समय काल परिस्थिति के हिसाब से कानून बनते हैं। भी विष्णु भाई ने पुराने ब्रिटिश काल के कानूनों का हवाला दे दिया, तो भाई देश तो चलेगा जब आजादी के बाद के कानून बने हिसाब से। लेकिन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्या है, कई कानून में ब्रिटिश लॉज जो पहले से ब्रिटिश जमाने के बनते आ रहे हैं उसको भी हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये तो पार्लियामेंट तय करेगी, पार्लियामेंट जो तय कर लेगी, आप और मैं कुछ ही डिस्कशन कर लो, पसंद आए नहीं आए, तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, वो हो जाएगी। फिर अगली सरकार आएगी, उसको लगेगा कि इन्होंने बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने कुछ गलत किया है, तो वापस अमेंडमेंट कर देगी। विजय शर्मा जी, अमेंडमेंट का प्रोविजन यहाँ पर आपने देख लिया कि सिचुएशन अड़ी वाली हो गई है, इसीलिए विजय शर्मा जी सिचुएशन तो अड़ी वाली हो गई है। आप जेपीसी पर काफी कुछ चर्चा हो जाए, लेकिन आप देख रहे हैं कि कोई टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा है, तो आगे तो फिर और भी ज्यादा हंगामा इस पर होगा। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या रास्ता निकाला? देखिए, कोई हंगामा हो, कुछ भी हो, हम कानून सम्मत जो है इसके अंदर प्रावधान रखेंगे, हम संशोधन करेंगे। भारत सरकार कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं होने देगी। अरे भैया दानी जी रुके, आपको कोई बीमारी है क्या मुंह की? आपके बीच में कोई नहीं बोलता, आप बीच में करने लगते हो। नहीं, शर्मा जी सुनिए ना, शर्मा जी सुनिए, ये सवाल दानिश कुरैशी जी का बहुत वाजिब है। जब आपने कहा है कि हम सोच चुके हैं, हम ठान चुके हैं, तो फिर ये सब जो सुझाव लिए जा रहे हैं ये तो सब व्यर्थ है। नहीं, हिमांशु जी, आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। मैं क्या कह रहा हूँ, हमने ये कहा है कि जो कानून सम्मत है वो सुधार होकर रहे हैं, कानून सम्मत। मैं अभी फिर दोबारा से दोहरा रहा हूँ, सुन लीजिए, दानिश जी भी सुन लीजिए, सारे जितने पैनलिस्ट बैठे सारे सुन लीजिए। हम कानून से, संविधान से ऊपर अगर कोई किसी तरह की गलत चीजें इसमें है उसका सुधार करेंगे और सहमति से करेंगे। और जेपीसी का गठन हुआ है। तो इसमें दानिश जी, उसके बाद शंकर जी, बहुत जरूरी, विष्णु जी, बाकी सब पे भी आ रहा हूँ। दानिश जी बताइए, बता रहे हैं कि हम सुझाव आमंत्रित है। जवाब देना चाहता हूँ। देखिए वरुण जी, आपके पेट में दर्द स्वाभाविक है। कर्नाटक में किस तरह के आरोप है कांग्रेस नेताओं के पास? ठीक है, नहीं दानिश जी, एक मिनट, पॉलिटिकल अब नहीं जा रहे, अब पॉलिटिकल नहीं जाते। हाँ दानिश जी बताइए, समय दर्द हो रहा है। हाँ दानिश जी बताइए, दानिश जी एक मिनट, दानिश जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, दरअसल दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के ये पहले नेता नहीं है शर्मा जी, अब के पहले तमाम लोग, बड़े नेता भी कह चुके हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर में अमेंडमेंट आके रहेगा। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि अमेंडमेंट की जहां तक बात है वो सुधार की बात है। तो क्या सुधार है, वो तो लाने की बात नहीं है, वो तो यहाँ तारिक भाई की बात से आप सहमत थे? तारिक भाई की बात से सहमत थे आप? मैं उस पर भी जवाब दूंगा। नहीं, वक्त कम है ना, इसलिए प्लीज बोलिएगा। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ, बस ये मैं पूछ रहा हूँ, बताइए दानिश जी। मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल मैं आपको बताऊं। चलिए, कॉमन बोर्ड की हम बात करते हैं। कॉमन बोर्ड की बात की जाएगी तो बताइए कि हमें वहां जब ईद का दिन होगा,
नहीं, कॉमन बोर्ड की बात, तारिक भाई ने कॉमन बोर्ड की बात करी है कि भाई सबका कॉमन होना चाहिए। कॉमन बोर्ड की बात नहीं, उन्होंने कहा कि कॉमन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अच्छा। हम भी यही कह रहे हैं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ। तो मैं सुन लीजिए, मैं ईद के दिन, बकरा ईद के दिन आपके यहाँ आ जाऊंगा किसी मंदिर में, तो आप अलाउ करेंगे? कोई मेरा ख्रिस्ती साथी है जो ईसाई है, आप मंदिर में आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर अगर आप काटा पीटी करेंगे वो गलत है ना। यही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ एक इसलिए नहीं हो सकता अरे क्योंकि सबके, कैसी बातें कर रहे हैं आप मंदिर में आइए, दर्शन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, अच्छी बात है। सुनिए, नहीं तो मुझे बकरा ईद नहीं तो आपको मंदिर में ही बकरा ईद बनानी है, आपको मंदिर में ही बकरा ईद बनानी है। सुन लीजिए, कोई ईसाई, या क्या सोच लेकर चलते हैं आप दानिश जी, क्या सोच लेकर चलते हैं आप? अलग अलग विषय है। सुन लीजिए, आपको बात तो सुन लीजिए। कोई ईसाई अगर उसको मजहब में भड़काने वाली बात कह रहे हैं, अगर वो आके पिएगा तो क्या हम उसके इजाजत करेंगे? नहीं। ओके, ठीक है, एक मिनट हिंदू समाज के लास्ट के 40 सेकंड प्लीज। विष्णु शंकर जैन जी बताइए, अब ये क्या, तारिक जी ने अच्छी बात कही, लेकिन अब तो कुछ और ही ट्रैक पे आ रहा है। जो आज तारिक जी ने यहाँ पे सोल्यूशन दिया है, बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया है। मैं भी उनकी बात से एग्री करता हूं कि वक्फ एक्ट को खत्म कर देना चाहिए, सब कुछ इंडियन ट्रस्ट एक्ट से गवर्न हो। यहाँ पे देखिए दानिश भाई मिक्स कर रहे हैं बातों को। प्रॉपर्टी कैसे दर्ज हो ये डिबेट है, ये विषय है। प्रॉपर्टी कैसे संचालित हो ये विषय नहीं है। आप अपने असर आए, एक मिनट बीच में नहीं, बोलिए आप अपने घर के, आप अपनी चीजों को अलग से संचालित करिए, कोई दिक्कत नहीं। हिंदू मंदिर जो है वो पुरोहित संचालित करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दर्ज कैसे हो, कैसे किसको क्या पावर मिले, ये विषय है। और उसके लिए जो तारिक भाई ने सुझाया है, आज इस डिबेट का सबसे बड़ा टेक अवे और क्रक्स ये है कि वक्फ एक्ट को खत्म। देखिए, यहाँ पर एक अच्छा सुझाव भी आता है तो वहां पर भी कह दिया जाता है वो तो उनका पर्सनल है ना, उसको सब पर क्यों लाया जा रहा है? तो आप सोचिए, अब आप सोचिए। और ये देश के सभी मुसलमानों को सोचना चाहिए कि ये देश उनके लिए कभी जहन्नुम नहीं हो सकता, ये हमेशा जन्नत था, जन्नत है और जन्नत ही रहेगा। आप सभी